अब देखेंगे आगे तरलों का प्रवाह। ठीक है ना, तरल किस प्रकार से प्रवाहित होते हैं? तो दो प्रकार से है। पहला है धारा रेखी प्रवाह या अपरिवर्ती प्रवाह, स्ट्रीम लाइन फ्लो एंड, या फिर इसी को बोल सकते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, जब कोई तरल पदार्थ इस प्रकार बहता है कि किसी बिंदु से गुजरने वाला प्रत्येक कण उसी मार्ग पर उसी चाल से चलता है जिस पर आगे वाला कण चलकर आगे बढ़ चुका है, तो उस तरल के प्रवाह को धारा रेखी प्रवाह या अपरिवर्ती प्रवाह कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ मान लो जल के कण हैं, ये इस प्रकार से आगे गया और इस प्रकार से अनुसरण किया इस मार्ग का, तो उसके पीछे वाला जो कण है वो भी उसी चाल से चलेगा और उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं धारा रेखी प्रवाह। जब नल को हम धीरे धीरे चालू करते हैं तो देखे होंगे पतली सीधी लाइन के रूप में आता है। ठीक है ना, तो नीचे वाला कण जो आगे बढ़ चुका है, ऊपर वाला कण भी वैसे ही उसी दिशा में चलता है और उसी चाल से चलता है, तो ये धारा रेखी प्रवाह है। ठीक है ना, इसमें भी एक कंडीशन है, यदि तरल का वेग यदि हम एकदम बढ़ा दें, नल को आप देखे होंगे एकदम तेजी से यदि खोल दे तो फिर बूंदे इधर उधर भी छिटकने लगती हैं। ठीक है ना, तो एक निश्चित उसका क्या रहता है, एक निश्चित वेग है, उससे यदि ज्यादा कर दिए, ठीक है ना, उससे यदि ज्यादा कर दिए वेग को, तरल के वेग को, तो वो क्या करता है, इधर उधर बिखर जाता है, विक्षुब्ध प्रवाह होने लगता है। ठीक है, तो एक निश्चित वेग के अंतर्गत वो धारा रेखी प्रवाह रहता है, तो उस निश्चित वेग को ही क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग। ठीक है, किसी तरल का प्रवाह धारा रेखी प्रवाह तब तक रहता है जब तक कि उसका वेग एक निश्चित वेग से कम हो। इस निश्चित वेग को क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। अतः किसी तरल के प्रवाह का वह अधिकतम वेग जहां तक उसका प्रवाह धारा रेखी प्रवाह रहता है क्रांतिक वेग कहलाता है। उससे यदि ज्यादा कर दिए तो क्या होगा, विशुद्ध प्रवाह होने लगेगा। आगे देखते हैं टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, तो जब तरल के कणों की गति अनियमित, देखिए यहाँ अनियमित है या टेढ़ी मेढ़ी है, इर्रेगुलर या जिगजैग होती है, तो तरल के प्रवाह को विशुद्ध प्रवाह कहते हैं। जैसे कि नदियों के पानी का प्रवाह, बाढ़ के समय नदी का प्रवाह, आंधी तूफान के समय हवा का प्रवाह, ये सभी क्या है, विशुद्ध प्रवाह के उदाहरण है। ठीक है, जिसमें कण की गति क्या होती है, अनियमित होती है। अंतर आप लोग देखेंगे। अब देखते हैं रेनॉल्ड नंबर। ऑसबोर्न रेनॉल्ड ने प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया कि यदि कोई श्याम द्रव विस्कस लिक्विड किसी नली में बह रहा हो तो उसका क्रांतिक वेग वीसी जो है निम्न पर निर्भर। रेनॉल्ड नंबर क्या है, तो रेनॉल्ड नंबर से हमको ये पता चलता है कि इस धारा का प्रवाह जो है, इस पानी का प्रवाह धारा रेखीय है कि विशुद्ध प्रवाह है। ठीक है, एक नंबर से हम डिसाइड करेंगे, उसे कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, इसकी जो व्याख्या है ऑसबोर्न रेनॉल्ड ने की थी। उन्होंने क्रांतिक वेग के रूप क्रांतिक वेग किन किन चीजों पर डिपेंड करता है ये बताया। तो देखते हैं, द्रव के श्यानता गुणांक पर निर्भर करेगा। ठीक है, किसी जो पानी है या तरल है उसका प्रवाह जो है श्यानता गुणांक पर निर्भर करेगा। जितनी श्यानता रहेगी उसकी श्यानता गुणांक रहेगा, वो उतना धीरे बहेगा। अधिक गाढ़ा है तो, ठीक है ना, कम गाढ़ा है तो तेजी से बहेगा। ठीक है, तो श्यानता गुणांक ईटा के अनुक्रमानुपाती होती है। द्रव के घनत्व रो के, द्रव का जो अणु है, मॉलिक्यूल्स है, वो कितने पास पास हैं इस पर भी निर्भर कर रहा है। घनत्व मतलब कितना घना है, कि व्युत्क्रमानुपाती होती है। और नली के व्यास डी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। नली जितना क्या हो गया, छोटा होगा उतना ही वेग अधिक रहेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा रहेगा नली का मोटाई पाइप का, तो उतना कम हो जाएगा। आप लोग देखे ही होंगे। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम वीसी क्रांतिक वेग, वीसी अनुक्रमानुपाती ईटा, वीसी व्युत्क्रमानुपाती 1/ρ और वीसी अनुक्रमानुपाती 1/d लिख लेते हैं। उपर्युक्त सभी को मिलाने पर वीसी अनुक्रमानुपाती मिलाकर लिख दिए। वीसी बराबर हमारे पास आ गया के ईटा रो डी,
अनुक्रमानुपाती हटाया तो एक नियतांक ले लिए, जहाँ k इज इक्वल टू आया हमारे पास VC रो D अपॉन ईटा। ठीक है, ये k जो है वो कहलाता है रेनॉल्ड संख्या। क्या कहलाता है? रेनॉल्ड संख्या। ठीक है, रेनॉल्ड संख्या का महत्व देख लेते हैं अब। k का मान यदि 0 से 200 तक है तो धारा रेखीय प्रवाह होगा। ठीक है, जब k का मान 0 से 2000 तक ना, सॉरी, अब 2000 से 3000 के बीच है तो अस्थायी प्रवाह है। ठीक है, यह प्रवाह स्तरीय प्रवाह से विशुद्ध प्रवाह में बदल सकता है। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, इसमें प्रोबेबली प्रायिकता रहती है कि लगभग हो सकता है। ठीक है, k का मान यदि 3000 से अधिक है तो उसका प्रवाह निश्चित रूप से विशुद्ध ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड। ठीक है, आदर्श तरल उस तरल को कहते हैं जो असंपीड्य, इनकम्प्रेसिबल और अश्यान, नॉन विस्कस होता है। ठीक है, ठीक है, जो असंपीड्य हो, इनकम्प्रेसिबल मतलब तरल को दबाने पर उसके आयतन और घनत्व में परिवर्तन नहीं होता हो, अश्यान हो अर्थात द्रव में कोई श्यानता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके विभिन्न परतों के बीच कोई आपेक्षिक गति नहीं होनी चाहिए या घर्षण नहीं होना चाहिए, तब उसे क्या कहेंगे? आदर्श तरल। ठीक है, पर कोई भी द्रव ऐसा नहीं है जो आदर्श द्रव हो। ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में। ठीक है, अविरतता का सिद्धांत और सातत्य समीकरण, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में बह रहा हो, देखो असमान है, अलग अलग ना, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तथा उसका प्रवाह कैसा होना चाहिए? धारा रेखीय हो तो नली के प्रत्येक स्थान पर, कहीं भी देखें हम, अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल और द्रव के प्रवाह के वेग का गुणनफल सदैव नियत रहता है। यहाँ पर का क्षेत्रफल और उसके वेग से गुणा किया जाए, यहाँ जो क्षेत्रफल है उसका और वेग का गुणा किया जाए तो क्या होगा? ये नियत रहेगा। यहाँ क्षेत्रफल देखो कम है तो वेग ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ देखो क्षेत्रफल ज़्यादा हो गया तो वेग कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग देखे होंगे अपने गार्डन में पानी देते होंगे पाइप के थ्रू। ठीक है ना, तो देखे होंगे यदि हम पाइप को दबा देते हैं तो क्षेत्रफल कम हो गया तो वेग बढ़ जाता होगा पानी का। ठीक है, और यदि पाइप को छोड़ दें जैसा है उसी अवस्था में, ठीक है, तो उसका वेग कम हो जाता है। क्षेत्रफल बढ़ा तो वेग कम हो गया, और क्षेत्रफल कम हुआ तो वेग बढ़ गया, मतलब दोनों का गुणनफल क्या रहता है जी? नियत रहता है। इसी को लिखते हैं a इंटू वी इज इक्वल टू एक नियतांक, या फिर a1v1 इज इक्वल टू a2v2 क्या आएगा? नियत आएगा। दोनों बराबर होंगे कह सकते हैं। ठीक है, हमने दो जगहों का लिया है, प्रूफ करते हैं हम। माना कि कोई असंपीड्य अश्यान द्रव एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली एक्स वाई में बह रहा है। ए और बी नली दो अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं। नली के दो अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं जिनके क्षेत्रफल क्रमशः क्या है? A1 व A2 है। ठीक है, इन परिच्छेदों से प्रवाहित द्रव के वेग क्रमशः V1 और V2 है। ठीक है, A की जगह पर V1 है और B की जगह पर क्या है? V2 है। माना कि जो बह रहा है द्रव उसका घनत्व स्मॉल d है। ठीक है, परिच्छेद A से बहने वाला द्रव 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर लेता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, परिच्छेद A से बहने वाला द्रव 1 सेकंड में V1 दूरी तय कर लेता है, अर्थात A से प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन A1V1 होगा। क्या ये आयतन मतलब उसका मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। ठीक है, A1V1 मतलब क्षेत्रफल और वेग, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और यहाँ वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। समय को हमने ले लिया है 1, यहाँ समय को 1 कर दिए,
मतलब सेकंड, 1 सेकंड ले लिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मीटर का क्यूब बस आएगा क्या। ये नीचे वाला टर्म क्या हो गया जी, 1 हो गया, तो मीटर का क्यूब आया। मतलब ए वी जो है, ए वी गुणनफल यदि 1 सेकंड में लें तो वो आयतन को प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिएगा। अतः ए से प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का आयतन A1V1 होगा। ठीक है, आयतन। इस प्रकार परिच्छेद ए से प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का द्रव्यमान आयतन इंटू घनत्व होता है क्या, A1V1 इंटू डी। इसी प्रकार परिच्छेद बी से प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना होगा, A2V2 इंटू डी हो गया। ठीक है, चूंकि द्रव असंपीड्य है, कंप्रेस नहीं होता है, नली के किसी भाग में द्रव का संचय नहीं हो सकता, अतः प्रति सेकंड जितना द्रव परिच्छेद ए में प्रवेश करता है, प्रति सेकंड उतना ही द्रव परिच्छेद बी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ए से जितना अंदर आया, बी से उतना बाहर निकल गया, तो दोनों का द्रव्यमान बराबर होगा क्या, तो A1V1 डी बराबर हो गया A2V2 डी के। तो यहाँ से डी डी कैंसल, A1V1 बराबर A2V2, या AV बराबर नियतांक। ठीक है, नियत है, हर एक जगह किसी भी जगह लो। ठीक है, यही अविरतता का सिद्धांत है, सातत्य समीकरण भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली के किसी बिंदु पर द्रव के प्रवाह की दर उस बिंदु पर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात जहाँ नली चौड़ी होती है द्रव का प्रवाह वेग कम, जहाँ पतली होती है वहाँ द्रव के प्रवाह का वेग अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये था आवर्तता का सिद्धांत, बहुत ही आसान है, ये आगे बर्नौली का जब प्रमेय पढ़ेंगे तो काम आएगा। ठीक है, बहते हुए द्रव में कितनी ऊर्जाएं हैं, एनर्जीज ऑफ फ्लोइंग लिक्विड, ये देखते हैं। तो गतिज ऊर्जा, भाई गति कर रहा है तो गतिज ऊर्जा होगा, तो 1/2mv² हो गया। एकांक द्रव्यमान, मतलब द्रव्यमान से डिवाइड कर दो, एकांक द्रव्यमान निकालना है, या m की जगह 1 भी रख सकते हो, तो m तो हट ही जाएगा, 1/2v² आएगा क्या, आएगा। पुनः यदि m द्रव्यमान के इस द्रव का आयतन कैपिटल V हो तो एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा, एकांक द्रव्यमान लिए तो द्रव्यमान से डिवाइड किए, एकांक आयतन लिए हैं तो आयतन से डिवाइड करेंगे क्या, और द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व, तो D लिख दिए उसकी जगह। ठीक है, ये आगे हमको बर्नौली के थ्योरम में काम आएगा। अब कुछ ऊंचाई पर रखा हुआ है नली, मतलब उसमें स्थितिज ऊर्जा आ गई क्या। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हम जानते हैं, mgh होता है। ठीक है, h ऊंचाई पर है यदि द्रव के एकांक द्रव्यमान की स्थितिज ऊर्जा, मतलब द्रव्यमान से डिवाइड कर दो, कितना आएगा gh। एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ना, तो आयतन से डिवाइड कर दीजिए, mgh/v, तो m/v घनत्व हो गया dgh। दाब ऊर्जा, प्रेशर एनर्जी, ठीक है, दाब देंगे तभी तो आगे प्रवाहित होगा हमारा द्रव। ठीक है ना, तो द्रव के प्रवाह के लिए द्रव पर दाब आरोपित किया जाता है, जिसके कारण उसमें दाब ऊर्जा होती है। ठीक है, यदि द्रव के क्षेत्रफल A पर P दाब आरोपित करने से द्रव x दूरी बहे तो, ठीक है, A क्षेत्रफल है, ठीक है, इस पर P दाब आरोपित किए तो वो कितना दूरी चला, मान लो x दूरी चला। ठीक है, द्रव, तो द्रव की दाब ऊर्जा बराबर क्या होगा, जितना हम उस पर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना कार्य करेंगे, तो बल गुणा दूरी। ठीक है, तो बल का सूत्र हम जानते हैं, दाब इंटू क्षेत्रफल इंटू दूरी, तो दाब आ गया P, क्षेत्रफल हो गया A, दूरी हो गया x। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास आ गया, और ये हो गया क्षेत्रफल, ये हो गया दूरी, दोनों मिलके क्या बन गए, आयतन, PV आ गया। ठीक है ना, पुनः एकांक आयतन की दाब ऊर्जा निकाल लेते हैं, तो आयतन से डिवाइड कर दिए, P आ गया। एकांक द्रव्यमान की दाब ऊर्जा निकाल लेते हैं, तो PV द्रव्यमान से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसको बटे में V लिख सकते हैं क्या, M के बटे में V, क्योंकि ये ऊपर ही चला जाएगा, m/v क्या बन गया जी, घनत्व D। ठीक है,
ये गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा ये आप लोग याद रखेंगे और स्थितिज ऊर्जा को, ठीक है। अब आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम देखते हैं, उन्होंने क्या बताया है। तो जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो इसके प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, ऊर्जा नियत रहती है, ठीक है। चाहे यहाँ पॉइंट पर ऊर्जा देखो, ठीक है। कितनी प्रकार की ऊर्जाएं हैं, तो दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग क्या रहता है, नियत। ये हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा नियत रहती है, ये भी देख दिए है। वैसे द्रव के लिए भी यही नियम लागू होता है, इसमें जुड़ जाएगा दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना। बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है। एकांक आयतन और एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है, इसे बर्नौली का प्रमेय कहते हैं। एकांक आयतन के लिए सूत्र दाब ऊर्जा P होता है, ठीक है। और एकांक आयतन के लिए गतिज ऊर्जा 1/2 dv² होता है प्लस dgh स्थितिज ऊर्जा है एक नियतांक। एकांक द्रव्यमान के लिए P/d प्लस 1/2 mv² प्लस gh इज इक्वल टू एक नियतांक। ये हम लोग देखे हैं, ये दाब ऊर्जा है, ये गतिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। P दाब, D घनत्व, द्वि द्रव के प्रवाह का वेग, G गुरुत्वीय त्वरण तथा H क्या है, पृथ्वी तल से ऊंचाई है। तो एक XY अनुप्रस्थ परिच्छेद की नली ले लिए हैं हम, ठीक है, जिसमें जो द्रव का प्रवाह कैसा है जी, धारा रेखीय है। A और B नली के दो अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं जिनके क्षेत्रफल क्रमशः A1 A2। ए पर प्रवाह का वेग कितना है, v1, दाब p1 ले लिए, ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, h1 ले लेते हैं। वैसे ही बी पर द्रव के प्रवाह का वेग v2, दाब है p2 और ऊंचाई कितनी है जी, h2। हम जानते हैं सतह के लंबवत रहता है क्या दाब, तो ये इसमें इस दिशा में रहेगा दाब और इसमें जो है इस ओर अंदर की ओर दाब, ठीक है ना, सतह के लंबवत। अब परिच्छेद ए पर लगने वाला बल निकालते हैं। परिच्छेद ए पर द्रव पर लगने वाला बल, ठीक है, यहाँ से हम द्रव को भेज रहे हैं तो द्रव पर लगने वाला बल दाब इंटू क्षेत्रफल P1 A1 सूत्र जानते हैं हम। अतः ए से प्रति सेकंड द्रव पर किया गया कार्य। अब हमको यहाँ द्रव पर कार्य करना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ दाब लगा रहे हैं मतलब द्रव पर कार्य कर रहे हैं, तो कार्य बराबर बल गुणित दूरी, बल निकाल चुके हैं P1 A1 इंटू V, दूरी प्रति सेकंड है। वेग का मात्रक क्या होता है, वेग बराबर मीटर पर सेकंड ना, ठीक है। समय को हमने यहाँ 1 ले लिया, मतलब ये मीटर बस हो गया क्या, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ दूरी को V1 लिया गया है, ठीक है। इसी तरह परिच्छेद बी से प्रति सेकंड, मात्रकों का हमको विशेष ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। प्रति सेकंड निकलने वाले द्रव पर किया गया कार्य, द्रव द्वारा किया गया कार्य, बाहर निकल रहा है तो द्रव द्वारा कार्य हो रहा है, जब हम अंदर डाल रहे हैं नली में तो द्रव पर कार्य कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा शब्दों पर, P2 A2 इंटू V2 हो जाएगा। द्रव पर किया गया कुल कार्य तो P1 A1 V1, जब हम कार्य कर रहे हैं उसको पॉजिटिव ले रहे हैं और जब द्रव द्वारा हो रहा है कार्य तो उसको नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो कुल कार्य दोनों का माइनस, परंतु आवर्तिता के सिद्धांत से हम जानते हैं A1 V1 बराबर होता है A2 V2, और ये किसको दर्शाता है जी, आयतन को, प्रति सेकंड बहने वाले द्रव के आयतन को। अब देखते हैं अतः प्रति सेकंड बहने वाले द्रव का द्रव्यमान कितना होगा, तो आयतन इंटू घनत्व होता है क्या, ठीक है। तो द्रव्यमान m बराबर हमने यहाँ ले लिया आयतन A1 V1 इंटू D घनत्व है भाई, ठीक है, बराबर हो गया A2 V2 इंटू D, दोनों बराबर है क्या, ठीक है। यहाँ से A1 V1 का मान निकालो तो m/d, A2 V2 का मान निकालो m/d हो गया। अतः कुल कार्य यहाँ A1 V1 और A2 V2 का मान रख दो, m/d P1 माइनस P2 m/d आ गया। अब स्थितिज ऊर्जा प्रति सेकंड, ए से प्रति सेकंड
ए पर प्रति सेकंड बहने वाली द्रव की स्थितिज ऊर्जा mgh1 तथा बी पर क्या है mgh2 है। तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है क्या? तो हाँ, कितनी वृद्धि हुई? तो घटा देते हैं दोनों को, mgh2 माइनस mgh1, mgh2 माइनस h1। ए पर प्रति सेकंड बहने वाले द्रव की गतिज ऊर्जा निकालनी है। अब दाब ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, गतिज ऊर्जा बचा है 1/2 mv1 स्क्वायर, बी पर 1/2 mv2 स्क्वायर हो गया। द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी हुई? तो हमारे पास 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, 1/2 m कॉमन आ गया और v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हैं। द्रव पर हम जितना कार्य कर रहे हैं वो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर रहा है। ठीक है ना? तो द्रव पर किया गया कार्य बराबर होगा किसके? द्रव की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि धन द्रव की गतिज ऊर्जा में वृद्धि। ठीक है, तो द्रव द्वारा किया गया कुल कार्य इतना है, स्थितिज ऊर्जा इतनी है, गतिज ऊर्जा का मान भी रख देते हैं। ठीक है, m/d, m से m कैंसिल हो गया क्या? दोनों ओर है। d को पक्षांतर कर दीजिए तो dg, यहाँ भी d आ गया। ठीक है, p1 माइनस p2 हमारे पास अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इस प्रकार से आ गया। P1 वाले को एक साइड, V1 वाले को एक साइड और H1 वाले को एक साइड लिख लिए। P2 वाले को एक साइड, DH2 और V2 वाले को एक साइड लिख लिए। ठीक है ना? ये P प्लस 1/2 dV स्क्वायर प्लस DGH। देखो P1 में भी जितनी ऊर्जा है उतनी ही ऊर्जा P2 में है क्या? जिस बिंदु पर A और B में, मतलब हम कह सकते हैं कि ऊर्जा क्या है जी? नियत है। ठीक है, और ये किसके लिए है? एकांक आयतन के लिए। ठीक है ना? और यदि D से डिवाइड कर दिए तो ये किसके लिए हो जाएगा? एकांक द्रव्यमान के लिए। कुल ऊर्जा नियत रहती है। ठीक है, और नली यदि क्षैतिज हो, मतलब इस प्रकार से हो नली, मतलब ऊंचाई दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? H1 और H2 दोनों बराबर है, ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। P1 प्लस 1/2 dV1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 dV2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं P प्लस 1/2 dV स्क्वायर बराबर एक नियतांक। ठीक है, D से डिवाइड कर दीजिए तो भी नियतांक। अब इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो ध्यान दीजिए, जिस बिंदु पर द्रव का दाब अधिक होता है वहां पर द्रव के प्रवाह का वेग कम हो जाता है। दाब ज़्यादा है तो वेग कम होगा, और यदि किसी बिंदु पर दाब कम है तो वहां पर वेग का प्रवाह अधिक होता है। ठीक है, ये निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ठीक, ये था बर्नौली का थ्योरम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इजी भी है। ठीक है।